हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फर्स्ट ऑनलाइन में। दोस्तों, जैसा कि आपको सबको पता है कि एनटीए नेट ने एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दी है। जैसा कि आपको पता है कि कॉमर्स विषय का जो एग्ज़ाम है वो 17 अक्टूबर को होने वाला है। तो उससे पहले मैं आपको कॉमर्स विषय का जो पेपर है, सेकंड पेपर है, उसकी फुल डिटेल में तैयारी करवाने की कोशिश करूँगा 17 अक्टूबर से पहले। तो बने ही रहिए हमारे चैनल। देखो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है वो है लेखांकन और इसकी अवधारणाएं। तो लेखांकन और इसकी अवधारणाएं सीखने से पहले हम लेखांकन का अर्थ और इसकी विशेषता सीखेंगे। देखो दोस्तों, आधुनिक युग में जो है वो व्यावसायिक लेन देनों को मौखिक रूप से याद रखना बहुत ही कठिन और असंभव कार्य है। हम इतने सारे रिकॉर्ड्स या व्यवहारों को याद नहीं रख सकते, ठीक है। और व्यावसायिक घटनाओं का लेखा जोखा रखना व्यावसायिक सफलताओं के लिए आवश्यक माना जाता है, ठीक है। जिन नियमों के आधार पर दैनिक व्यावसायिक घटनाओं को क्रमबद्ध अभिलेख रखे जाते हैं उसे लेखांकन कहते हैं। अब दोस्तों देखो, इसका वैसे अर्थ क्या है कि लेखांकन का अर्थ से वित्तीय संबंधी सौदों और घटनाओं का प्रभावपूर्ण तरीके से अभिलेखन करना, उनका वर्गीकरण करना तथा सारांश रूप में प्रस्तुत करने से है, जिससे कि उनका विश्लेषण और निवर्चन हो सके। जैसा कि दोस्तों आपको सबको पता है कि व्यावसायिक सौदों को लिखना का मतलब क्या है, जैसे जर्नल में एंट्री अपन करते हैं, ठीक है। और उनका वर्गीकरण का मतलब है कि उनको उनकी प्रकृति के अनुसार अलग अलग खातों में खतौनी करने की प्रक्रिया। सारांश का मतलब क्या होता है दोस्तों, ट्रायल बैलेंस, जब अब विभिन्न खातों का सारांश दिखाते हैं ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। और विश्लेषण और निवर्चन का अर्थ क्या है, ये इसका अर्थ है कि फाइनल अकाउंट बनाना, जैसे व्यापार खाता है, लाभ हानि खाता है या बैलेंस शीट है इत्यादि। अब दोस्तों एक परिभाषा है स्मिथ और एस बर्न के अनुसार कि लेखांकन मुख्यतः वित्तीय स्वभाव वाले व्यावसायिक व्यवहारों और घटनाओं के लिखने एवं वर्गीकरण करने का विज्ञान है, और इन व्यवहारों एवं घटनाओं का महत्वपूर्ण सारांश बनाने, विश्लेषण करने, उनकी व्याख्या करने और परिणामों को उन व्यक्तियों तक पहुंचाने की कला है जिनके आधार पर निर्णय लेने हैं, ठीक है। तो ये है इसकी लेखांकन की परिभाषा। अब दोस्तों अपन सीखेंगे लेखांकन की विशेषता कौन कौन सी है। तो देखो दोस्तों, पहली विशेषता है कि लेखांकन व्यावसायिक सौदों को लिखने और वर्गीकृत करने की कला है। व्यावसायिक लेन देन पूर्ण या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं। देखो दोस्तों, लेखांकन में उन्हीं सौदों का लेखा किया जाता है जो वित्तीय प्रकृति के हो, ठीक है। अर्थात लेखांकन में उन्हीं व्यावसायिक व्यवहारों को लिखा जाता है जिनको मुद्रा में मापा जा सकता है, ठीक है। जिन किसी व्यवहार को अपन मुद्रा में प्रकट कर सकते हैं, माप सकते हैं, केवल उन्हीं व्यवहारों का लेखा व्यावसायिक लेखांकन में किया जाता है। और लेखांकन के अंतर्गत इनके सभी पहलुओं अर्थात अभिलेखन, वर्गीकरण, संक्षिप्तीकरण, विश्लेषण एवं निवर्चन, प्रस्तुतिकरण एवं रिपोर्टिंग आदि का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों ये चार विशेषताएं जो लेखांकन की है। बात करेंगे अपन लेखांकन के सिद्धांत की। लेखांकन के सिद्धांत से कहते हैं क्या होते हैं दोस्तों, कि लेखांकन के सिद्धांतों से तात्पर्य उन क्रियाशील नियमों और व्यवहारों से जो लेखांकन की प्रक्रिया में अपनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखो दोस्तों, एक वैज्ञानिक है जॉनसन के अनुसार उन्होंने क्या परिभाषा दी है कि सामान्य बोलचाल में लेखांकन की मान्यताएं और नियम, लेखांकन के ढंग एवं कार्य विधियां तथा लेखांकन के वास्तविक व्यवहार में इन नियमों, विधियों और कार्य विधियों का प्रयोग ही लेखांकन के सिद्धांत है। अर्थात दोस्तों कि लेखाशास्त्र के सिद्धांतों के अंतर्गत लेखाशास्त्र की समस्त अवधारणाओं, परंपराओं एवं मान्यताओं को सम्मिलित किया जाता है। अर्थात लेखाशास्त्र की अवधारणाओं, परंपराओं और मान्यताओं को सामूहिक रूप से लेखाशास्त्र के सिद्धांत कहते हैं दोस्तों। अब अगला टॉपिक है वो है लेखांकन की अवधारणाएं। दोस्तों प्रत्येक लेखांकन जो है लेखाशास्त्र है वो कुछ अवधारणाओं पर टिका होता है तथा निश्चित सिद्धांत कुछ अवधारणाओं पर आधारित होते हैं। इन्हीं अवधारणाओं के आधार पर लेखा पुस्तकों में जो है प्रविष्टियां की जाती है। अब व्यवसाय में कौन कौन सी अवधारणाएं अपनाई जाती है वो देखो, पहली है व्यावसायिक अस्तित्व की अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार दोस्तों कि व्यवसाय और व्यवसाय के स्वामी को अलग अलग समझा जाता है। अर्थात व्यवसाय के सभी वित्तीय व्यवहारों का लेखा व्यवसाय की पुस्तकों में किया जाता है। इस अवधारणा के कारण क्या होता है दोस्तों, व्यवसाय का जो स्वामी है, जो व्यापार में पूंजी लगाता है, उस पूंजी तक व्यवसाय के स्वामी को एक लेनदार माना जाता है। पूंजी को व्यापार का दायित्व माना जाता है दोस्तों। और व्यापार के स्वामी के जो निजी लेन देन है उनका भी पृथक से लेखा किया जाता है। यही कारण है दोस्तों कि व्यापार का स्वामी जब जब कभी निजी प्रयोग हेतु व्यापार में से रोकड़ अथवा माल का आहरण करता है तब उसका लेखा आहरण के रूप में किया जाता है। तो यह तो है पहली अवधारणा। दूसरा है मुद्रा मापन की अवधारणा। इस अवधारणा के कारण दोस्तों व्यापार में
या व्यवसाय में केवल उन्हीं घटनाओं या तथ्यों या लेन देनों का लेखा किया जाता है जिसको हम मुद्रा में माप सकते हैं, ठीक है। और जो वस्तु या व्यवहार अपन मुद्रा में नहीं माप सकते हैं उनका लेखा नहीं किया जाता व्यवसाय में। तीसरा है चालू व्यवसाय अथवा सतत व्यवसाय की अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार दोस्तों यह माना जाता है कि व्यवसाय भविष्य में अनंत काल तक चलता रहेगा, ठीक है, जब तक कि इसके विपरीत कोई प्रमाण न हो। इस अवधारणा का महत्व इसके संभावित समापन से तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है। यदि संभावित समापन के आधार पर व्यवसाय का संचालन का लेखांकन करें तो कर्मचारियों द्वारा अपनी सेवाएं अर्पित करना, पूर्तिकर्ताओं द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करना तथा अन्य व्यावसायिक उपक्रमों द्वारा इस व्यवसाय इकाई से आर्थिक लेन देन करना असंभव हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद है लागत अवधारणा। देखो दोस्तों, लागत अवधारणा क्या होती है कि यह अवधारणा चालू व्यवसाय की अवधारणा पर ही आधारित है। इस अवधारणा के अनुसार संपत्तियों का लेखांकन उस मूल्य पर किया जाना चाहिए जिस मूल्य पर इसे प्राप्त किया जाता है, अर्थात लागत मूल्य पर। उसके बाद है द्विपक्षीय अवधारणा। इस अवधारणा इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष होते हैं, जैसे एक डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होता है, ठीक है। लेखांकन में उस व्यवहार के एक पक्ष को डेबिट और उसी रकम से दूसरे पक्ष को क्रेडिट किया जाएगा। यही कारण है कि तलपट तथा आर्थिक चिट्ठे के दोनों पक्षों का योग बराबर होता है। अर्थात देखो दोस्तों, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो कुल संपत्तियां किसके बराबर होती है? कुल देनदारियां अर्थात कैपिटल प्लस लायबिलिटी, अथवा कुल संपत्तियां बराबर पूंजी प्लस बाह्य देनदारियां, ठीक है। उसके बाद है आय संबंधी अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार किसी अवधि के लिए लाभ उस अवधि की आय के व्ययों पर अधिकता है, न कि उस अवधि की नगद प्राप्तियों की नगद व्ययों पर अधिकता है। अर्थात इसका मतलब है कि एक वित्तीय वर्ष में हमने जो आय कमाई है उनमें से एक वर्ष के खर्चों को घटाकर जो अधिक प्राप्त होता है उसे आय कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है आय और व्ययों के मिलान की अवधारणा। देखो दोस्तों, व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना होता है, ये तो आपको पता ही है। और लाभ भी वह प्रेरणा शक्ति है जो व्यापारी को जोखिम उठाने के लिए प्रेरित करती रहती है और व्यापार के कामकाज में निरंतर व्यस्त रहती है। अतः उसे लागत और आय का मिलान करते रहना चाहिए, ठीक है, ताकि वह इस बात का आकलन कर सके कि कितना व्यय करके कितना लाभ कमाया है, ठीक है। उसके बाद है जांच योग्य लिखित प्रमाण की अवधारणा। इस अवधारणा का दोस्तों आशय है कि समस्त लेन देनों का उचित प्रमाण हो और प्रमाण की पुष्टि में व्यवहारिक प्रपत्र होना चाहिए, जैसे पत्र व्यवहार है, बीजक है, बिल है, रसीदें इत्यादि, ठीक है। उसके बाद है लेखांकन अवधि की अवधारणा। लेखांकन अवधि की अवधारणा क्या होती है कि लेखापालों ने व्यावसायिक कार्यों की प्रगति को दर्शाने के लिए लेखांकन अवधि की अवधारणा को विकसित किया है। व्यवसाय के कामकाज की समीक्षा के लिए लेखांकन अवधि को निश्चित किया जाना आवश्यक है, जैसे त्रैमासिक हो गया या अर्धवार्षिक हो गया या वार्षिक हो गया, इससे कि इसके लाभ हानि खाते, संपत्ति और दायित्व की जानकारी हो सके, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों लेखा मानक की, कि भारत में कौन कौन से लेखा मानक अपनाए गए हैं। तो पहला लेखा मानक है फर्स्ट, लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। लेखा मानक 2, स्कंद का मूल्यांकन। लेखा मानक 3 में है रोकड़ प्रवाह विवरण। लेखा मानक 4 में है चिट्ठा तिथि के बाद घटित घटनाएं एवं आकस्मिकताएं। लेखा मानक 5 है किसी अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि व पूर्ण अवधि मदें तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन। लेखा मानक 6 है मूल्य ह्रास का लेखांकन। ये दोस्तों जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वापस लिया जा चुका है। फिर लेखा मानक 7 है निर्माणी ठेकों हेतु लेखांकन। उसके बाद लेखा मानक 8 है शोध एवं विकास हेतु लेखांकन, ठीक है। ये भी दोस्तों लेखा मानक जो 26 है उसके कारण वापस लिया जा चुका है। फिर है लेखा मानक 9 आगम मान्यताएं। लेखा मानक 10 स्थायी संपत्तियों हेतु लेखांकन। लेखा मानक 11 विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों के प्रभाव हेतु लेखांकन। लेखा मानक 12 सरकारी अनुदानों हेतु लेखांकन। लेखा मानक 13 विनियोगों के लिए लेखांकन। लेखा मानक 14 एकीकरण के लिए लेखांकन। लेखा मानक 15 नियोक्ताओं के वित्तीय विवरणों में सेवानिवृत्ति लाभों के लिए लेखांकन। और लेखा मानक 16 ऋण लागतें। उसके बाद है लेखा मानक 17 खंड प्रतिवेदन। लेखा मानक 18 संबंध पक्ष का प्रकटीकरण। लेखा मानक 19 पट्टे। लेखा मानक 20 प्रति अंश अर्जन। लेखा मानक 21 एकीकृत वित्तीय विवरण। लेखा मानक 22 आय पर करों के लिए लेखांकन। और लेखा मानक 23
एकीकृत वित्तीय विवरणों में सहचरों में विनियोग हेतु लेखांकन, लेखा मानक 24 बंद हुई क्रियाएं। उसके बाद है लेखा मानक 25 अंतरिम वित्तीय प्रतिवेदन, लेखा मानक 26 अदृश्य संपत्तियां, लेखा मानक 27 संयुक्त उपक्रमों में हित का वित्तीय प्रतिवेदन, लेखा मानक 28 संपत्तियों के मूल्य में क्षति अथवा हानिकारण और लेखा मानक 29 आयोजन संदिग्ध दायित्व एवं संदिग्ध संपत्तियां। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्रमाप की, अर्थात इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड अर्थात IFRS। तो दोस्तों पहला जो IFRS फर्स्ट है वह है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों को पहली बार अपनाना। दूसरा है IFRS 2 शेयर आधारित भुगतान, फिर IFRS 3 व्यावसायिक संयोजन, फिर IFRS 4 बीमानुबंध, फिर IFRS 5 बिक्री और बंद किए गए कार्यों की गैर तात्कालिक परिसंपत्तियां, फिर IFRS 6 खनिज संसाधनों का मूल्यांकन, फिर IFRS 7 वित्तीय विवरण अर्थात प्रकटीकरण, फिर IFRS 8 संचालन प्रखंड, फिर IFRS 9 वित्तीय उपकरण, फिर IFRS 10 समेकित वित्तीय विवरण, फिर IFRS 11 संयुक्त व्यवस्था, फिर IFRS 12 अन्य संसाधनों या अन्य संस्थाओं में हितों का प्रकटीकरण, फिर IFRS 13 उचित मूल्य माप, फिर IFRS 14 विनियामक अस्थगित खाते, फिर IFRS 15 ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व, फिर IFRS 16 पट्टे, फिर IFRS 17 बीमा संविदा। तो ये 17 है जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्रमाप है। अब हमारा अगला टॉपिक है वो है मुद्रास्फीति लेखांकन। दोस्तों समय समय पर मुद्रा की क्रय शक्ति जो है कम होने के कारण मुद्रा के मूल्य में कमी होती रहती है, ठीक है, और मुद्रा के मूल्य एवं सामान्य कीमत स्तर में व्युत्क्रम संबंध होता है, ठीक है। सामान्य कीमत में वृद्धि होने पर मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है, परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। और जबकि इसके विपरीत सामान्य कीमत में कमी होने पर मुद्रा की क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाती है, परिणाम स्वरूप मुद्रा अपस्फीति या संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इन परिवर्तन के कारण उपक्रमों की जो स्थायी संपत्तियों की ऐतिहासिक लागतें हैं और लाभों पर इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। कीमत स्थिति में इन परिवर्तनों या कीमत स्तर में इन परिवर्तनों का वित्तीय विवरणों पर दूषित प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इन वित्तीय विवरणों में लाभ हानि खाता, संपत्ति, दायित्व आदि को दर्शाने का एकमात्र मापदंड जो है वो मुद्रा ही है, जो कीमत स्तर में परिवर्तन से स्वयं परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होने के कारण ऐतिहासिक लागत पर तैयार किए गए वित्तीय विवरण उपक्रम की सही वित्तीय स्थिति और सही लाभ हानि का चित्रण नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार दोस्तों जब मुद्रास्फीति हो तो वित्तीय विवरण पर उसके प्रभाव को समायोजित करते हुए लेखांकन करना ही मुद्रास्फीति या कीमत स्तर लेखांकन कहलाता है। अब बात करते हैं मानव संसाधन लेखांकन की। दोस्तों वित्तीय विवरणों में व्यवसाय का संचालन करने वाले व्यक्तियों के मूल्य को पर्याप्त रूप से नहीं दर्शाया जाता है, यद्यपि व्यवसाय की सफलता पर्याप्त सीमा तक इन्हीं व्यक्तियों की कुशलता, योग्यता और शक्ति पर निर्भर करती है। ये तो आप सबको पता है। तो दोस्तों मानव संसाधन लेखांकन जो है एक ऐसी लेखांकन पद्धति है जिसके प्रयोग से मानव संसाधन अर्थात व्यावसायिक संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को संपत्ति के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है तथा अन्य भौतिक संसाधनों की भांति मानव संसाधन के मूल्य को मापकर लेखा पुस्तकों में लिखा किया जाता है। दोस्तों मानव संसाधन लेखांकन के माध्यम से मानवीय संसाधनों के संबंध में बहुमूल्य सूचनाओं का सृजन एवं प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है। वास्तव में मानव संसाधन जो है लेखांकन मानव संसाधनों को पहचानने, उनको अंकों में मापने और प्राप्त सूचना से संबंधित पक्षों को संप्रेषित करने की एक प्रक्रिया है। अब है मानव संसाधन लेखांकन के उद्देश्य। दोस्तों इसमें 5 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य जो है वह है उपक्रम में कार्यरत कर्मचारियों को संपत्ति के रूप में मान्यता प्रदान करना, ठीक है। यानी व्यापार में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें एक संपत्ति के रूप में मानना चाहिए और उनका वास्तविक मूल्य पर लेखांकन करना चाहिए। दूसरा है उपक्रम में दक्ष एवं सेवा के प्रति पूर्ण समर्पित मानवीय संसाधनों अर्थात कर्मचारियों की मात्रा में मूल्य का मापन करना।
तीसरा जो उद्देश्य है वह है उपक्रम में कार्यरत मानवीय संसाधनों से मिलने वाले लाभ एवं उसकी लागत का मापन तथा लेखा करना। चौथा है मानव संसाधनों को अभिप्रेरित व कार्य के प्रति समर्पित करने वाले कारकों का सही मात्रा में मापन करना। और पांचवा उद्देश्य जो है वह है भौतिक संसाधनों के भांति मानव संसाधन के मूल्य को मापकर लेखा पुस्तकों में लेखा करना। अब दोस्तों अपन बात करेंगे लेखांकन या मानव संसाधन लेखांकन के महत्व के बारे में। तो दोस्तों देखो कौन कौन से महत्व हैं। पहला महत्व है कि मानव संसाधन के अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन नियोजन विकास प्रयोग हेतु मानव संसाधन लेखांकन श्रेष्ठ वैज्ञानिक एवं वास्तविक आधार प्रदान कर सकता है। ठीक है। दूसरा है कि मानव संसाधन का लागत लाभ विश्लेषण किया जा सकता है। तीसरा जो महत्व है वह है मानव संसाधन लेखांकन के द्वारा विनियोग संबंधी निर्णय अधिक वास्तविक एवं व्यवहारिक हो सकते हैं। चौथा है मानव संसाधन लेखांकन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं का महत्व बाह्य पक्षकारों के लिए भी होता है। ठीक है। अब दोस्तों मानव संसाधन लेखांकन की विधियों की बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें दो विधि है, एक तो है लागत आधारित मॉडल और दूसरा है आर्थिक मूल्य आधारित मॉडल। तो लागत आधारित जो मॉडल है उसमें तीन विधियां हैं। पहली विधि है वो है ऐतिहासिक लागत विधि। अब ऐतिहासिक लागत विधि क्या होती है दोस्तों कि भौतिक संपत्तियों के मूल्यांकन की यह विधि मानव संसाधन मूल्यांकन में भी प्रयोग की जाती है। ऐतिहासिक लागत की पूंजीकरण विधि के अंतर्गत कार्मिकों यानी कर्मचारियों के चयन, नियुक्ति, प्रशिक्षण एवं विकास पर जितना भी व्यय किया जाता है उसे ही पूंजीकृत किया जाता है। ठीक है। अर्थात कार्मिकों के सेवाकाल की अनुमानित अवधि के आधार पर पूंजीगत मूल्य को समान किस्तों में विभाजित कर अपलिखित कर दिया जाता है। ठीक है। दूसरा है पुनर्स्थापना लागत विधि। ऐतिहासिक लागत की पूंजीकरण विधि के अंतर्गत केवल कर्मचारियों के चयन, नियुक्ति, प्रशिक्षण और विकास पर किए गए व्यय को ही ध्यान में रखा जाता है, जिसका प्रबंध के निर्णय से कोई संबंध नहीं होता है। पुनर्स्थापना लागत विधि के अंतर्गत मानव संसाधनों को पुनर्स्थापित करने के लागत मूल्य को ज्ञात किया जाता है। ठीक है। तीसरी विधि है वो है अवसर लागत विधि। अवसर लागत विधि को प्रतिस्पर्धात्मक बोली विधि भी कहते हैं दोस्तों। इस विधि का प्रयोग तभी किया जाता है जबकि कर्मचारियों की उपलब्धि सीमित हो। एक सीमित कर्मचारी की सेवाओं को प्राप्त करने से लाभ में होने वाली वृद्धि को ज्ञात किया जाता है। सामान्य प्रत्याय की दर से लाभ में इस वृद्धि का पूंजीकरण कर लिया जाता है और इस पूंजीगत मूल्य को संस्था की आधार पूंजी में जोड़ दिया जाता है तथा इस नई पूंजी की धनराशि के आधार पर सामान्य दर से लाभ की गणना की जाती है। ठीक है। अब दूसरा है वो है आर्थिक मूल्य आधारित मॉडल। इसके अंतर्गत कौन कौन सी विधियां हैं। पहली है लेव एवं श्वार्ट्ज मॉडल। दूसरी विधि है वो है फ्लेम होल्ज मॉडल। तीसरा है हर्मैनसन मॉडल और चौथा है जग्गी एवं लाउ मॉडल। ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं पर्यावरण लेखांकन की। तो पर्यावरण लेखांकन एक अर्थव्यवस्था के विकास में प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा निभाई गई भूमिका को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है दोस्तों। यह आर्थिक संसाधनों के साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण और संसाधन क्षरण द्वारा लगाए गए लागतों के साथ प्राकृतिक संसाधनों के योगदान संबंधी आंकड़े प्रदान करता है। इस प्रकार पर्यावरण लेखांकन आर्थिक निर्णय लेने की सुविधा के लिए व्यावसायिक इकाई के पर्यावरणीय रूप से आंकड़ों के संचार को संदर्भित करता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।